pronunciation. So today what I have for you, today I have a new poet, and this poet was born in Jakarta, Indonesia, and the name of this poet is Lee Young Lee. Lee Young Lee, and the name of the poem is I Ask My Mother to Sing. I Ask My Mother to Sing. This is the name of the poem. About the author, remember that Lee Young Lee was born in 1957 in Jakarta. 1957 means after the you can say when India got freedom in 1947. After getting freedom of 10 years, after getting freedom of 10 years, मैं उसको इंडिया से को रिलेट कर रहा हूँ कि अगर आप देखिए वन में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ही इज अ पोस्ट कोलोनियल राइटर। इनका जन्म कहाँ पे हुआ, ली यंग ली का, ली यंग ली वॉज बोर्न इन इंडोनेशिया। इनका जो जन्म हुआ है वो इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ है, और इनके पेरेंट्स जो है चाइनीज पेरेंट्स हैं। हिज फादर हैड बीन अ पर्सनल फिजिशियन, फादर उनके फिजिशियन थे, टू माओ जेडोंग while in China and relocated the family to Indonesia। इनका एक तरह से रिलेशन रहा है, या इनके फादर जो चाइना से थे, लेकिन जो फैमिली थी इट रीलोकेटेड इन इंडोनेशिया। इन 1959 द ली फैमिली fled the country to escape anti-Chinese sentimental, and after a 5-year trek through Hong Kong, Macau and Japan, they settled in the United States in 1964। उसके बाद ये सारे के सारे लोग कहाँ पर सेटल्ड हो जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो एंटी चाइनीज सेंटीमेंट को लेकर के बात होती है, क्योंकि इनके ऊपर एक तरह से देशद्रोह का पेरेंट्स के ऊपर आरोप लगता है कि इन्होंने एंटी चाइनीज फीलिंग इनके अंदर रही हुई है। सो यू कैन जस्ट सी हियर कि टुडेज पोएट इज हु, टुडेज पोएट for discussing is Lee Young Lee. Li Lee, Young, then Lee, and what is the name of his poem? I Ask My Mother to Sing. What the information did you got about this writer? You came to know that he was born in 1957। उनका जो जन्म हुआ है 1957 को हुआ है। उनका जन्म कहाँ पर हुआ है 1957 में? उनका जन्म जो हुआ है इंडोनेशिया में हुआ। इंडो INDONESIA। उनका जन्म इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में जकार्ता, जकार्ता। उनकी जो पेरेंट्स रहे हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, चाइना से बिलोंग करते हैं। उनके फादर एक फिजिशियन थे, दीज थिंग्स वी थी। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो जो है रीलोकेटेड हुए कहाँ पे, इंडोनेशिया में। उसके बाद में बहुत सारा उनके सामने प्रॉब्लम्स आया, फिर वो कई जगह से जाते, हांगकांग, मकाऊ, जापान जाते जाते कहाँ पे अब फाइनली सेटल हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल हो गए हैं। और जो यूनाइटेड स्टेट्स में जब वो सेटल होते हैं वह ईयर कौन सा है, 1964 का। तो यू मस्ट नो अबाउट दिस जर्नी, उनका जो जर्नी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। Then you see about Lee's career or Lee's educational journey. That is what, that is Lee attended the University of Pittsburgh and University of Arizona and the State University of New York at Brockport। तो इन सब यूनिवर्सिटी से उनका पढ़ाई हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग एंड यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना एंड स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एट ब्रॉकपोर्ट। These things we have to remember। He has taught at several universities including Northwestern and University of Iowa। University of Iowa बहुत ही फेमस है, वहाँ पे इनका इन्होंने पढ़ाया। ही इज ऑथर ऑफ, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो यंग ली है ये किस किस चीज के ऑथर है। ही इज द ऑथर ऑफ द अनड्रेसिंग, बिहाइंड माई आईज, बुक ऑफ माई नाइट्स, which won the 2002 William Carlos Williams Award, The City in Which I Love You, yeah, which was the 1990 Le Monde Poetry Selection, and a Rose, which won the Delmont
she was Memorial Poetry Award. So that is another thing, he got this award, that award. बट इनका जो वर्क है जब भी पूछा जाएगा तो क्या है, द अनड्रेसिंग है, बिहाइंड माई आईज है, बुक ऑफ माई नाइट्स है। बुक ऑफ माई नाइट्स के लिए विलियम कॉर्लास विलियम अवार्ड मिला हुआ है। द सिटी इन विच आई लव यू, यू सी दिस इज अनदर work. So these are the works of this man. Again, I would like to repeat that you have to remember, you have to note down the works of this man. And what is that? The Undressing, number one, Behind My Eyes, number two, Book of My Nights, number three, William Corliss, William, The City in Which I Love You, and these are the things. Other points you see, what other points you see? Ki his other work includes ब्रेकिंग द एल्बास्टा, उनका जो अदर वर्क है वो किसको इंक्लूड करता है? ब्रेकिंग द अलाबास्टा जार, कन्वर्सेशन विद ली यंग ली, एडिटेड बाय अर्ल जी इंजरसॉल, और उसका एडिशन दिया गया है अ कलेक्शन ऑफ 12 इंटरव्यूज, जिसमें उनका इंटरव्यू शामिल है विद ली एट वेरियस स्टेजेस ऑफ हिज आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। And Winged Seed, another work is The Winged Seed, A Remembrance, Simon and Schuster, 1995, a memoir which received an American Book Award from the Before Columbus Foundation. So ये भी नाम हमें ध्यान में रखना, मैं इसे फिर से करूंगा। उनका जो अदर वर्क है, ब्रेकिंग द एलाबास्टा जार, कन्वर्सेशन विद ली यंग ली, 2006 में आया हुआ है। अ कलेक्शन ऑफ 12 इंटरव्यू, Remembrance, Simon and Schuster, 1995, a memoir है। This thing with regard to Lee's work, the poet Gerald Easton has noted that what characterizes his poetry is certain humility, a willingness to let the sublime enter his field of concentration and take over, a devotion of language, a belief of its holiness. ये तो उनके एडमिरेशन में क्रिटिक ने कहा है, और क्रिटिक का नाम क्या है? जीराल्ड ईस्टर ने ये बातें कही। ठीक है, लेकिन फिर से मैं आपको ले चलूंगा और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये पूछना चाहूंगा कि ली यंग ली किस कंट्री, ली यंग ली बिलोंग्स टू विच कंट्री? या रीमा, योगिता, मानसी, तनिष, जागृति, ईरम, नीता, मनीषा, श्वेता, मंजू, आशीष, जया, आयुष, निधि, सारिका, मैडम जी, आरिफा, these people are there. I just want to know कि the poet was born in which country. Don't give me don't write in chat box, just give me answer. You can unmute yourself and give me answer, because if I see what you have written in what the message you have dropped in chat box, so ये थोड़ा, even I know कि you all have written ठीक है, सही है, जकार्ता, all these things, लेकिन उसका बैक आना फिर दिक्कत होता है। ओके, तो he belongs to what? He belongs to the particular place, that is what, that is Jakarta and Indonesia. His father, उनके फादर कहाँ से? चाइना से बिलोंग करते हैं। एंड यू सी बाद में वो फैमिली 1964 में सेटल होती है यूनाइटेड स्टेट्स में, ये भी ठीक है, होता है। उनका अपना जो वर्क है कौन सा है? द अनड्रेसिंग, बिहाइंड माई आईज, बुक ऑफ माई नाइट्स, एंड देन यू सी व्हाट, देन यू सी द सिटी इन विच आई लव यू, रोज, these things we see। another work जो इंटरव्यू की शक्ल में है, ब्रेकिंग द एलाबास्टा जार, कन्वर्सेशंस विद ली यंग। another work which you, the winged seed, a remembrance, these things we see। he has been the recipient of a fellowship from the Academy of American Poets at लंदन लिटरेरी अवार्ड, ये भी उनको एक अवार्ड मिला हुआ है, लंदन लिटरेरी अवार्ड, अ वाइटिंग राइटर्स अवार्ड, द पीईएन ओकलैंड जोस्पाइन माइल्स अवार्ड, द आईबी लेवान अवार्ड, पुश थ्री पुशार्ट प्राइजेस,
and grants from the Illinois Arts Council of Commonwealth, Pennsylvania, the Pennsylvania Council on the Arts, and the National Endowment for the Arts, as well as गुहे गुएनी फाउंडेशन फेलोशिप। खैर ये सब अवार्ड्स है, उससे बहुत ज्यादा वो नहीं है, बट उनका वर्क आपको ध्यान में रखना है, किस वतन से बिलोंग करते हैं, अमेरिका में उनके सेटलमेंट की कहानी को ध्यान में रखना है। फैमिली मेमोरीज उनका वर्क एक है जिसको हमें लेकर के थोड़ा सा डिस्कस करना है। आई आस्क्ड माय मदर टू सिंग बाय ली यंग, ली रोज बाय ली यंग, ली वाज पब्लिश्ड इन 1986। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया हुआ कि पोयम जो है 1986 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। तो ली यंग ली was born in Indonesia, Jakarta. His parents belong to China, settled down in America in 1964. All these things we see a well-known poet, उनका वर्क, उनका इंटरव्यू, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड नाउ यू सी यह वर्ड की ये सब चीजें रही है। अब उसके बाद जो है दिस इज अनदर पॉइंट की दिस इज ली फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स। ये जो है ली का फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स है। इन दोस पोएम्स ही राइट्स अ लॉट अबाउट हिज फादर हु वाज अ ह्यूज कैरेक्टर फॉर हिम। यार इस पोएम उन्होंने अपने फादर के बारे में लिखा और उनके फादर को उन्होंने कैसे बताया, अ ह्यूज कैरेक्टर फॉर हिम, अ ह्यूज कैरेक्टर फॉर हिम। ली although ली यंग ली was of a Chinese descent born in Indonesia, ली seeing the power of poetry in ली seeing the power of poetry in the poem, I asked my mother to sing. Lee Rose 50. The narrator is asking his mother and grandmother to sing because he wants to bring images to life of those places where he has never been before in China. It's a very significant point. एक जो नॉस्टैल्जिया है, एक जो जो राइटर है उसको एक दर्द का एहसास है, और वह दर्द क्या है, वो अपनी माँ से और अपनी दादी से कहता है। आई आस्क माई मदर टू सिंग, मैं अपनी माँ से कहता हूँ कि कुछ गीत मेरे लिए गाए। और यह गीत लोरी की भी शक्ल में हो सकती है, यह गीत जो है एक लिरिक की भी शक्ल में हो सकता है। और उसमें जो नरेटर है कोई दूसरा नहीं, द नरेटर ही इज द नरेटर इज पोएट हिमसेल्फ। जो नरेटर है वो पोयर खुद है। वह नरेटर किससे कहता है, अपनी मदर से कहता है एंड ग्रैंड मदर से कहता है टू सिंग बिकॉज, कि वो उसके लिए गीत गाए। क्यों गाए? बिकॉज ही वांट्स टू ब्रिंग इमेजेस टू लाइफ। वो अपने जीवन के उन लम्हों को, उन इमेजेस को दोबारा अपने सामने लाना चाहता है। कौन से प्लेसेस का? दोज प्लेसेस का वेयर ही हैज नेवर बीन बिफोर, जहां पे वह कभी रहा नहीं। ही हैज नॉट सीन दैट प्लेस, लेकिन उसको पता कि उसकी दादी, उसकी माँ, उसके पेरेंट दे बिलोंग टू चाइना। ही हैज नॉट गॉन टू चाइना, ही हैज नॉट विजिटेड दोज प्लेसेस, बट उनका एक इमेज, वह एक ख्याल में ही एक उसका एक तस्वुर करना चाहता है कि कैसे हो सकता है, वो जगह कैसे हो सकती है। तो यू सी हियर ही वांट्स टू ब्रिंग इमेजेस to life of those places where he has never been before in China. The memory of his father comes to his mind, accordion with them when he was alive. सबसे पहला जो मेमोरी उसके माइंड में आता है, मैं ये नहीं कहता पहला, बट एक इमेज यहाँ पे बताया गया उसके फादर का आता है। उसको याद आता है कि मैं अपने फादर के साथ खेला करता था। तो दैट इज व्हाट की वो जो बचपना है, या वो जो गोल्डन डेज है, या आप ये कह सकते हैं कि जो खूबसूरत लम्हे हैं जो जिंदगी का उन्होंने जिया हुआ है इन द कंपनी ऑफ हिज फादर, इन द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स या ग्रैंड मदर या फैमिली मेंबर्स, उसको याद करता है। लेकिन उसमें से जो इमेज उसको सबसे ज्यादा अपील करती है वह कौन सी इमेज है? वो उसके फादर की इमेज है। उसके बाद वो कहता है कि his father comes to his mind because he used to play the accordion with them when he was alive. Between the many themes of this poem, we can emphasize is how the speaker still have present the memory of his father through their family memories. कह रहे कि सबसे इंपॉर्टेंट थीम, बहुत सारी थीम पोयम में है, लेकिन उनमें से एक थीम ये है कि पोएट जो है क्या करता है, अपने फादर को याद करता है। जितने भी फैमिली, उन फैमिली मेमोरीज में
एक सबसे जो इम्पोर्टेंट मेमोरी है कि द पोएट रिमेम्बर्स हिज फादर. The memory of his father comes to his mind because he used to play the accordion with them when he was alive. Between the many themes of this poem, we can emphasize in how the speaker is still have present the memory of his father. What do you see here? The memory of his father through their family memories, how sad they felt when they were sharing a happy moment, and they remembered not only of the absence of their loved one but also memories from their home country. रहा है या स्पेशली आप एक कह सकते हैं कि माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उनको जो होम सिकनेस है वो बहुत ज्यादा, कोई भलवी से चला जाए कुछ समय के लिए, लेकिन वह हमेशा उससे जुड़ा रहता, उसको अपने घर की याद आती। तो होम सिकनेस यह एक पॉइंट है जो इस पोयम में डील किया गया है। और उस होम सिकनेस में पास्ट को लेकर के डील किया गया, बचपन को, जो लम्हे, जो ब्यूटीफुल डेज, ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ लाइफ विच ही पास्ट इन द कंपनी ऑफ हिज फादर, फैमिली मेंबर्स। और फिर उसको याद आता कैसे वे खुशहाल जीवन जीते थे या खुशहाल लम्हे उन्होंने जिए हुए हैं। तो उसको उसको लेकर के उसको दुख होता, क्यों दुख होता है? क्योंकि जो चीजें बीत चुकी है और अब आपको चीजें नहीं मिलती है, बार बार हॉन्ट करती है, तो वह कौन सा सिचुएशन है? नॉस्टैल्जिक सिचुएशन है। पोएट इज इन नॉस्टैल्जिया या इन नॉस्टैल्जिक सिचुएशन, रिमेंबर द गॉन डेज and just remember the memories of his father, how he used to play with his father, family members, and that beautiful place had been left away, and now he is not in China, just got the citizenship in America, Indonesia का ये सब जर्नी उसके माइंड में आता है। और जो अच्छे दिन उसने गुजारे तो वो याद आता है, और होम सिकनेस है, नॉस्टैल्जिया, दीज थिंग्स यू सी। Now you see उसके अलावा but also memories from their home country. The aim of this poem is to get the reader involved in the narrative of the author in his memories and emotions. इस पोयम का केवल एक मकसद है कि जो रीडर है वह जो है नरेटर के या आथर के मेमोरीज और इमोशन के साथ इन्वॉल्व हो जाए। इन्वॉल्व होने का मतलब वह भी उसको महसूस करे, वह उसका साक्षी बने, या वह उसका एक तरह से गवाह रहे, या आप ये कह सकते हैं कि वह उसके दुख दर्द में शरीक हो, वह उसके दुख दर्द का हिस्सा बने। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि राइटर ने यहाँ पे शेयर किया है। तो व्हाट डू यू सी हियर? द एम ऑफ दिस पोएम इज टू गेट द रीडर इन्वॉल्व in the narrative of the author in his memories and emotions, in his memories and emotions. This is another significant point. What there are the two or three important points. The narrator asked to his mother and grandmother just to sing a song for him. But in this song, what should be in this song? There should be the images of the gone days, especially the life which he passed in the company of his father in China, in Indonesia, Jakarta, or his childhood days. He remembers those beautiful days, especially his father. And his father was a giant figure. His father was, you can say, a big physician, but how he was compelled to leave the you can say country. उनको मजबूर किया गया देश को छोड़ने के लिए। देश को छोड़ करके वो कहाँ पे गए? इंडोनेशिया, फिर उसके बाद वहाँ कैसे कैसे जापान होते हुए और जगहों पे, और क्या उनके ऊपर एक तरह से वो लगाया गया, एंटी चाइनीज सेंटीमेंट्स को उन्होंने बढ़ावा दिया था। क्योंकि दोज हु आर इन पार, अगर आप उनके खिलाफ लिखेंगे, सत्ता के खिलाफ लिखेंगे, तो कोई भी चार्जेस लगा करके आपको बाहर कर सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। स्पेशली इन चाइना देयर इज नो डेमोक्रेसी। Second important point, when you see here the second significant point is that the narrator or the author request, yeah, this it might be the objective that the author expect that the reader should
past, a reader should engage with his emotions, सेंटीमेंट्स एंड फीलिंग्स। तो उनका सेंटीमेंट्स क्या है, जो बीते हुए लम्हे हैं, जो बीते हुए दिन है, जो ब्यूटीफुल डेज है, चाइल्डहुड जो डेज है, जिसको कि वो स्प्रिंग के रूप में लेते हैं, तो वो उसको आप देखते हैं कि उनके जीवन में वो नहीं है, एंड इवन ही इज नॉट in position to visit that places. Father is no more, and the whole family has been disturbed, and they were enjoying or passing beautiful life. तो होम सिकनेस है, लेकिन राइटर ये चाहता है कि रीडर मेरे दुख में शरीक हो, वो दिल की गहराइयों से इस चीज को महसूस करे कि आई हैव लिव्ड सच लाइफ, आई हैव गॉन विद सच लाइफ। तो वो एक दूसरा उसका फीलिंग्स है कि यू मस्ट फील, यू मस्ट बी द पार्ट ऑफ दीज थिंग्स। इफ यू रिमेम्बर कि वो कौन सा वो है, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, समथिंग लौटा दो मेरा बचपन, मेरी जवानी, आई वो जो गजल रही है, यू कैन जस्ट रिमेम्बर कि अबाउट गॉन डेज एंड हाउ मेहदी हसन का, या जो जगजीत सिंह का गजल, जगजीत सिंह का ब्यूटीफुली संग दिस सॉन्ग या दिस गजल। तो उसमें आप ध्यान देख सकते हैं कि उसका जो चीजें हैं, कैसे उसमें भी यही नॉस्टैल्जिया, यही रिक्वेस्ट, यही चीजें वहां पर भी आपको नजर आती है, या वही चीजें आपको देखते हैं। सो द पोयम रिटन बाय ली, जो पोयम जो ली ने लिखा, स्पीक्स टू द सोल, वह अपनी आत्मा से बात, मतलब उन्होंने जो लिखा है आत्मा से, या आप कह सकते हैं दिल की गहराइयों से लिखा, उन्होंने दिमाग नहीं चलाया। जो उनका इमोशंस है, जो उनकी सच्ची फीलिंग्स है, जो उनका दुख है, वह दुख जो है उनकी कलम से शब्दों के रूप में हमारे सामने आता है, और हम उसके साक्षी बनते हैं कि हाँ ये चीजें हैं। The poem written by Lee speaks to the soul and tries to find the answer to the past and explores issues concerning the identity of a person in the world. A very significant point, post-colonial era का point है, identity of a person. What is the identity of a person? Why the person is in this world? Even he has name, he has fame, he has emotions, he has imaginative power. In his pen there is the magical words come through his pen. He has thought, he has own identity, belongs to a good family, lived in China, settled down finally in America. But the question is ki, what's my identity? Identity crisis, identity issue, the identity of any person, especially in post colonial era। क्या है मेरा, मैं क्यों हूँ, मुझे क्यों धरती पे भेजा गया, अगर इतना सारे इंसान, इतनी सारी समस्या, उसमें मेरी क्या पोजीशन है। द आइडेंटिटी, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। आइडेंटिटी ऑफ पर्सन इन द वर्ल्ड। ली सेड, आई फील दैट आई एम डिसकनेक्टेड फॉर एवर, आई विल नेवर हैव एनी प्लेस दैट आई कैन कॉल होम। ये बिल्कुल आप लर्न कर लीजिएगा, और कभी भी पोस्ट कॉलोनियल की बात करिएगा, या माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम उसको लेके बात करिएगा, तो ये आप कोट कर सकते हैं। और ये बात उन्होंने किसमें कही है, अ वेल ऑफ डार्क वाटर्स में परहैप्स उन्होंने ये कहा है। ली क्या कहते हैं कि आई फील दैट आई एम डिसकनेक्टेड फॉर एवर। ली का कहना है कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने वतन से, अपनी दुनिया से, वह खूबसूरत दुनिया जो मेरे लिए स्वर्ग थी, जो मेरा अपना घर था, जिसको मैं अपना होम पुकारता था, उससे मैं हमेशा के लिए डिसकनेक्ट हो चुका हूँ। दैट आई विल नेवर हैव एनी प्लेस दैट आई कैन कॉल होम। और इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे मैं अपना घर पुकार सकूं। So he got the citizenship, he settled down in America, but finally remember कि उनका जो अपनी अपने वतन से जो उनका कनेक्टिविटी है, वह इतना डीप है, इतना गहरा है, कि उनको लगता है कि जब तक वो वहां नहीं जाएंगे, वहां पर नहीं सेटल होंगे, तब तक वे किसी चीज को अपना घर नहीं पुकार सकते हैं। एक पॉइंट ये भी हो सकता है, प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि फ्रेगमेंटेशन, एलियनेशन, विक्टोरियन एज का वर्ड डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रक्शन, कोई भी एक तरह का सरोकार नहीं, कोई भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं। दीज थिंग्स वी सी,
तो ये भी एक पॉइंट है जिसको ली कहते हैं, आई फील दैट आई डिसकनेक्टेड फॉर एवर, दैट आई विल नेवर हैव एनी प्लेस दैट आई कैन कॉल होम, अ वेल ऑफ डार्क, a well a well of dark waters expressing that he does not belong to anywhere, वो कहीं से बिलोंग नहीं करते. The title seems interesting as it clarifies why both the mother and grandmother sings. Her here singing can be taken as a metaphor for pouring out their emotions. जो सिंगिंग है मदर का, ग्रैंड मदर का, वो एक मेटाफर के रूप में है और उसका पर्पस क्या है, पोरिंग आउट देयर इमोशन, pouring out their emotion. They want to only pour their emotion, and already you find that he just spoke from soul. He just expressed his thought from the deep core of heart. That is the point. Here, singing can be taken as a metaphor for pouring out their emotions. The persona is facing the problem of identity crisis is a problem, and a feeling of homelessness. दो तीन चीजें ध्यान में रखना, एक तो होमलेसनेस, और एक और कौन सा है, दैट इज एक और पॉइंट और कौन सा है जो आपको ध्यान में रखना है, वह कौन सा है, घर ना होना, और पूरी दुनिया भी घर है फिर भी उसमें कोई आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी क्राइसिस. Homelessness and identity crisis, these 2 points you have to remember. A feeling of home. So through singing, the persona is bringing back those forgotten memories in life. So here, singing can be taken as a process of strengthening oneself by bringing back those old memories, those good old memories. Yes, you see what here you see कि ये जो सिंगिंग है, whether that is the singing of mother, whether that is the singing of grandmother, दे सिंग, और ये सिंगिंग उसको पास्ट में ले जाती है, वो चीजें याद आती हैं और उसको लगता है कि एक अच्छा जमाना उसका गुजर गया और ब्यूटीफुल डेज थे और उसका डीप अटैचमेंट उन दिनों के साथ रहा है. लेकिन ये जो चीजें सिंगिंग है उसको एक तरह से मजबूत भी करती है अंदर से कि सम गुड ओल्ड मेमोरीज उसकी लाइफ में रही है. आज उसका देर इज नो आइडेंटिटी, या देर इज आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी इशू और द प्रॉब्लम ऑफ होमलेसनेस. But ultimately, you find that the gone days, old days, the days which he left, which he passed with his father in the company of his mother, grandmother, and family members, you here come to know that those were the golden days of his life. You see here कि I have done and nothing here remains. These are the some questions, paragraph questions कि कैसे कैसे उसमें किया गया है. बट ऑब्जेक्टिव जो मेरा है कि ऐसे भी नए पोएट जिसको हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, जो न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश में आ रहे हैं, कम से कम हम एक बार उनके बारे में जान ले रहे हैं और साथ ही साथ उनकी एक आध पोएम को डिस्कस कर ले रहे हैं. बट इसके अलावा अगर आपको समय मिलता है तो आप अपनी तरफ से यंग ली के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठा कर लेना चाहिए. बट समटाइम्स कभी कभार सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि दिस पोएट बिलोंग्स टू विच कंट्री यंग ली बिलोंग्स टू, या समटाइम्स मैचिंग यू फाइंड, मिस मैचिंग यू फाइंड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यू फाइंड, और कभी कभार तो उसका पोयम का नाम लिख देगा ये पोयम किसके द्वारा लिखा गया. तो दीज वर द पॉइंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया, या यू सी हियर. या आशीष जी ने लिखा हुआ, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, ओ कागज की कश्ती, ओ बारिश का पानी. गुड आशीष जी, वेरी नाइस. आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस गजल, भले छीन लो मुझसे मेरा. या Yeah. So these were the things. And read this ghazal also. I will recommend. Thanks Ashish ji for sharing. It's a very beautiful ghazal, and I always recite it whenever I find the time. But I just miss the lines. That is. And here you see. I would like to share this ghazal here. And वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसके बच्चे कहते थे नानी, या सेम थिंग यू रिमेम्बर, वो बुढ़िया जिसके द मदर एंड द ग्रैंड फादर, वो नानी की बातों में
परियों का डेरा, वो चर्चे की, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का पहरा, या दैट्स नाइस समथिंग। आप अगर इसे पढ़ेंगे सुनेंगे तो वो करिए, और आदत डालिए गजल सुनने की। ये जो तमाम और गीत चले ना कि सोने दी तो पीतल डाल दी तो कौन सा दी, फास्ट म्यूजिक वाले, उससे दूर भागे। लिटरेचर में आपको इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप 70 80 90 के दशक की चीजों को सुनेंगे, या जो है गजल के आप आशिक बनेगा, गजल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, तो लिटरेचर आपको बहुत अपील करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल कंपनी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।